नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी की पंक्तियां हैं कि जब नाज मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। यानी जब विनाश तय हो तो उससे पहले बुद्धि काम करना बंद कर देती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जबरदस्त मार खाने वाले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर का हाल कमोबेश ऐसा ही हो चुका है। मुल्ला मुनीर अब एक तरीके से माइंडलेस हो चुका है। पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी मेजर आदिल रजा ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। आदिल रजा ने सोशल मीडिया पर यह दावा किया कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने भारत के खिलाफ फिर एक बड़े आतंकी हमले की साजिश रची है। और आदिल राजा ने लिखा है कि पाकिस्तान सेना प्रमुख असीम मुनीर ने आईएसआई के डीजी लेफ्टिनेंट असीम मलिक को प्रॉक्सी के जरिए अगस्त 2025 में मुंबई और दिल्ली में हमले का आदेश दिया है। मेजर राजा ने दावा किया है कि उन्हें खुफिया जानकारी पाकिस्तानी सेना में मौजूद कुछ सूत्रों से हासिल हुई है। वैसे पाकिस्तान की धरती पर भारत के खिलाफ साजिश होना कोई नई बात नहीं है। आए दिन पाकिस्तानी सेना इसी फिराक में रहती है कि कैसे आतंकियों की घुसपैठ कराई जाए और कैसे भारत को नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन आदिल राजा का ये जो नया खुलासा है वो इसलिए मायने रखता है क्योंकि आदिल राजा वो शख्स है जिन्होंने पहलगाम हमले के फौरन बाद हमले के पीछे असीम मुनीर की साजिश का भांडाफोड़ किया था। आदिल ने बताया था कि मुनीर ने साजिशन हिंदुओं के खिलाफ खुलेआम जहर उगला था और उसी कट्टर एजेंडे के तहत आतंकियों ने पहलगाम में अपनी बंदूकों से इतने लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। पाकिस्तानी सेना की साजिशों को लगातार बेनकाब करने की वजह से ही आदिल राजा को अपना मुल्क पाकिस्तान छोड़कर एक तरीके से भागना पड़ा था और उनकी जान के पीछे मुनीर की सेना एक लंबे समय से पड़ी हुई। लेकिन इसके बावजूद 21 साल तक पाकिस्तान आर्मी में सर्व करने वाले इस पूर्व सैन्य अधिकारी ने मुनीर की नापाक साजिश को एक बार फिर से बेनकाब किया है। अब उस बात पर जरा लौटते हैं कि जैसा मैं पहले कह रहा था कि ये नई साजिश इस बार मुनीर के लिए आत्मघाती साबित होने वाली है, क्योंकि ज्यादा दिन की बात नहीं है कि हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी सेना को जबरदस्त पटखनी दी थी। जब हमारी मिसाइलें चली तो यही असीम मुनीर अपनी जान बचाने के लिए बंकर में छिपा बैठा था। दुनिया ने देखा कि कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 10 से ज्यादा एयरबेस को कुछ ही मिनटों में तबाह कर दिया। कैसे हमने लश्कर और जैश के आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन बावजूद इसके अगर असीम मुनीर फिर से भारत के खिलाफ नई आतंकी साजिश रच रहा है तो ऐसे में यह बात तो कहा ही जाएगा ना कि मुनीर अपनी मौत को दोबारा दावत दे रहा है। अब सवाल यह है कि जब मुनीर को मालूम है कि उसकी किसी नई साजिश का भारत की तरफ से और ज्यादा आक्रामक तरीके से उसका जवाब दिया जाएगा, एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वॉर मानकर जवाब दिया जाएगा, तो फिर वो साजिश रचने की हिम्मत दोबारा कैसे जुटा रहा है? उसके यार और मददगार कौन हैं? उसके इरादे क्या हैं? तो सबसे पहली बात तो ये समझिए कि हिंदुस्तान के खिलाफ कट्टरता की घुट्टी पिलाने वाला ही पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आगे बढ़ता है। जो हिंदुस्तान के खिलाफ जितना ज्यादा बोलेगा, हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने के मकसद से जितनी ज्यादा साजिशें रचेगा, वो पाकिस्तानी सेना में उतना ही ऊपर जाएगा। और मुनीर इसी कट्टर एजेंडे के आधार पर सेना में आगे बढ़ा है और यही करके वो फील्ड मार्शल की कुर्सी तक पहुंचा है। और कहा जा रहा है कि अब मुनीर पाकिस्तान की सबसे ऊंची कुर्सी यानी कि राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठना चाहता है। मुनीर वहां तख्ता पलट को अंजाम देना चाहता है। एक तरह से कहा जाए तो मुनीर पाकिस्तान का अगला मुशर्रफ बनने की कोशिश में है और उसके लिए साजिशें कर रहा है। आपको याद होगा कि मुशर्रफ ने भी कारगिल वाली साजिश रचने के बाद पाकिस्तान में तख्ता पलट किया था। ठीक वैसे ही इस बार पहलगाम का मास्टरमाइंड मुनीर सत्ता हथियाने की कोशिश में है और इस बार मुशर्रफ के टारगेट, जैसे मुशर्रफ के टारगेट पर नवाज थे, इस बार मुनीर के टारगेट पर उसके छोटे भाई शहबाज हैं। वैसे एक बात और समझिए, मुनीर अपने देश में चाहे जो करे, चाहे वो रावलपिंडी के मिलिट्री हेडक्वार्टर में बैठे या इस्लामाबाद के राष्ट्रपति दफ्तर में, फील्ड मार्शल की कुर्सी पर बैठे या पीएम की कुर्सी पर बैठे, भारत ये मानकर चलता है कि आतंकी मुल्क पाकिस्तान में सेना ही सत्ता में है, असली सत्ता सेना के पास ही है और हिंदुस्तान के लिए तो बस एक ही मुद्दा है कि बॉर्डर पार से होने वाले साजिश को जैसे भी हो नाकाम किया जाए।
और इसके लिए भारत पूरी तरीके से तैयार बैठा है। मोदी सरकार पूरी तरीके से तैयार है। अब सवाल यह है कि मुनीर को अपना ख्वाब पूरा करने के लिए खाद पानी कहां से मिल रहा है, उसे किसकी शह मिल रही है, उसे किससे भरोसा मिला है कि अगला मुशर्रफ बनने की उसकी साजिश या उसकी कोशिश में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो इस मामले में भी सबसे पहला जो नाम आ रहा है वो आपको अगर लग रहा होगा कि चीन का है तो आप गलत हैं। असल में इस मामले में जो पहला नाम आ रहा है वो है अमेरिका का। माना जा रहा है कि ट्रंप के साथ लंच के बाद मुनीर को ये एक तरीके से गुमान हो गया है कि वो पाकिस्तान में जो चाहे वो कर सकता है और मुनीर एक तरीके से मतवाला हुआ जा रहा है। ईरान के खिलाफ अमेरिका की मदद से लेकर ट्रंप परिवार के साथ क्रिप्टो डील कर तक जो सारी चीजें उसने की है, उससे ऐसा लगता है कि मुनीर को ऐसा इस बात का एहसास हो गया है या भरोसा हो गया है कि उसने ट्रंप का विश्वास जीत लिया है। और अमेरिका से डील का ही असर है कि आज असीम मुनीर बीजिंग और रियाद में हाई प्रोफाइल मीटिंग कर रहा है। मुनीर जब दूसरे देशों की यात्राओं पर जा रहा है तो उसको उसी तरह का मान सम्मान मिल रहा है या उसी तरह का प्रोटोकॉल मिल रहा है जैसे किसी राष्ट्राध्यक्ष को मिलता है। कहा जा रहा है कि मुनीर सिर्फ दिखावे का राष्ट्रपति न बनकर पाकिस्तान की अब पूरी राजनीतिक व्यवस्था को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश में जुट गया है। मुनीर के इरादे जगजाहिर हैं और शहबाज को समझ में नहीं आ रहा कि वो छुपाए क्या और बताए क्या। शहबाज शरीफ ने एक इंटरव्यू में कहा कि फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने कभी भी राष्ट्रपति बनने की इच्छा जाहिर नहीं की है और न ही उनका ऐसा कोई प्लान है। शहबाज का ये जो बयान है वो अजीब इसलिए है क्योंकि इस सवाल से या उनके इस जवाब से यह बात नहीं पता लगती कि अगर मुनीर कल को राष्ट्रपति बनने की इच्छा जाहिर करेगा तब शहबाज क्या करेंगे। वैसे भी पाकिस्तान में जिसने भी तख्ता पलट किया वो कोई वहां के प्रधानमंत्री से पूछकर थोड़ा ही करता है। उसके पास फौज है, फौज की ताकत है और उसे दूसरे देशों की सह मिलती है। अमेरिका और चीन जैसे देशों की सह होती है ऐसे जनरल के पास, और वो सरकार की सत्ता जब चाहे वो प्रधानमंत्री को की जगह वो खुद को वहां का सत्ताधीश घोषित कर दें, कोई रोक नहीं सकता। और यह भी कम विडंबना नहीं है कि मुनीर की तुलना आज जनरल अयूब खान से हो रही है पाकिस्तान के भीतर। मुनीर से पहले अयूब खान पाकिस्तान का इकलौता फील्ड मार्शल था। अयूब खान ने 1958 में पाकिस्तान में पहली बार सैन्य तख्ता पलट किया था और मुनीर की तरह ही अयूब भी भारत विरोधी बयानबाजी, लोकतंत्र को कमजोर करने और बिजनेस में सेना के दखल को बनाए रखने का हिमायती था। वैसे ही जो देश 1947 के बाद या यूं कहें कि 1947 में वजूद में आने के बाद लगभग 78 सालों में 34 साल सैन्य तानाशाहों के कब्जे में रहा हो, वहां मुनीर जैसे लोगों को तो मौका दिखेगा ही। और अब तो अमेरिका क्या पाकिस्तान में भी यह बात दबी नहीं रही है या कोई छिपी नहीं रही है कि मुनीर वहां की सत्ता में आ रहा है, वहां का वो पाकिस्तान का तख्ता पलट करने की कोशिश में। और आज ही पाकिस्तान में एक प्रमुख अखबार ने एक संपादकीय पेज पर एक आर्टिकल लिखा है, छापा है कि पाकिस्तान को अब आखिर में चला कौन रहा है। और इस लेख में जरा देखिए, हमने ट्रिब्यून जो वहां का अखबार है उसका जो है ना उसका जो लेख है उसका हेडिंग पढ़िए जरा कि पाकिस्तान को आखिर कौन चला रहा है। हु रियली रन्स पाकिस्तान नाउ, यानी कि आज पाकिस्तान को कौन चला रहा है। और इसमें साफ साफ लिखा गया है कि मुनीर के पास ही सत्ता का कंट्रोल दिख रहा है। अखबार में साफ साफ लिखा गया है कि पाकिस्तान में सत्ता का असली केंद्र अब सरकार से हटकर सेना, खासतौर से फील्ड मार्शल असीम मुनीर के पास आ गया है। लेख में भी मुनीर के अमेरिका दौरे को आधार बनाकर यह कहा गया है कि फील्ड मार्शल असीम मुनीर की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात असाधारण और अभूतपूर्व थी। और इसी मुलाकात से स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान की सेना अब न सिर्फ घरेलू मामलों में बल्कि अब सेना ही विदेश नीति भी तय कर रही है। लेख में यह भी कहा गया है कि शहबाज सरकार अब सिर्फ औपचारिक भूमिका निभा रही है, एक स्टैंप की तरह है, जबकि असली शक्ति सेना के पास है। तो पाकिस्तान में तख्ता पलट के सारे सिम्टम सामने आ चुके हैं। अब बस ऐलान होना बाकी है या किसी दिन एक्शन होना बाकी है। अचानक से आपको दिखेगा
कि इस्लामाबाद की सड़कों पर फौज के की गाड़ियां हैं, फौजियों की गाड़ियां, बख्तरबंद गाड़ियां चलती हुई दिखेगी। प्रधानमंत्री आवास को और संसद को घेर लिया जाएगा और आपको खबर मिलेगी कि पाकिस्तान में तख्ता पलट हो गया। और लेकिन उस बड़े ऐलान से पहले मुनीर की कोशिश यह है कि भारत पर आतंकी हमला करके एक बार फिर से वो अपनी वहां पकड़ और लोगों के बीच, जो खास करके जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो पार्टियां हैं, जो संगठन हैं, उनके बीच अपनी जो पैठ है वो और मजबूत कर ले। लेकिन मुनीर को शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि अगले आतंकी हमले का जवाब भारत किस तरीके से देगा। उसके किसी भी दुस्साहस के लिए पूरे पाकिस्तान को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, इस बात का उसे अंदाजा नहीं है। और इस बीच मुनीर की इस आतंकी साजिश से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट आरिफ अजाकिया का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। आदिल राजा के दावे पर आरिफ ने भी एक तरीके से मुहर लगाई है। अगस्त 25 का टारगेट दिया गया है, ऐसा आरिफ अजाकिया का कहना है। उनका कहना है कि जो अगस्त में भारत के दो बड़े शहरों दिल्ली और मुंबई पर हमले की जो प्लानिंग की जा रही है, जो साजिश रची जा रही है, वो कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि जनरल मुनीर ने बाकायदा इसके लिए वहां के जो आतंकी संगठन है और उसके जो प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको एक तरीके से खुली छूट दे दी है कि वो हिंदुस्तान के भीतर आतंकी हमले को अंजाम दे। और इसके लिए जो टारगेट तय किया गया है, जो डेडलाइन तय की गई है, वो है अगस्त 25 की, 2025 अगस्त में इसको अंजाम देना है। क्या कहा जा रहा है, आरिफ अजाकिया ने क्या कहा है, जरा सुनिए एक बार। तो सोचिए कि पाकिस्तान की जो हरकतें हैं, पाकिस्तान की साजिशें, वो अभी भी उसी तरीके से चल रही है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में इतनी तगड़ी मार लगने के बावजूद पाकिस्तान को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर वो इसी तरीके से आतंक का साथ देता रहा, आतंकियों का साथ देता रहा, हिंदुस्तान में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देता रहा, तो उसका हश्र क्या होने वाला है। और जो जनरल मुनीर है, उसको इस बात का घमंड है, या यूं कहें कि उसको मुगालता है कि वो भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देकर और उससे बच निकलेगा, उसकी जवाबदेही से बच निकलेगा। तो ये मुगालता उसका इस बार जरूर टूटेगा, क्योंकि भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने ऐलान किया हुआ है कि पाकिस्तान की तरफ से होने वाली अगली कोई भी आतंकी घटना उसको एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर लिया जाएगा। और इस बार जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के पिछले जो एक तरीके से यूं समझिए कि फेज 1 में, उसमें तो हमने पाकिस्तान के आतंकी संगठन और उसे सरपरस्ती देने वाली वहां की सरकार, उसके बीच में फिर भी फर्क किया। लेकिन अगला जो ऑपरेशन होगा, भारत का जो अगला जवाब होगा, उसमें आतंकी संगठन और उन आतंकियों को सरपरस्ती, उसे पनाह देने वाली जो सरकार है वहां की पाकिस्तान की, और मुनीर की जो सेना है, उसमें कोई फर्क नहीं किया जाएगा, उसे भी बराबर सजा मिलेगी। तो अब रुख करते हैं अगली स्टोरी का और आपको यह दिखाते हैं कि अंतरिक्ष से शुभांशु कौन सी बड़ी सौगात लेकर आ रहे हैं। तो अंतरिक्ष में 18 दिन बिताने के बाद आज धरती पर वापसी की यात्रा पर रवाना हो गए कैप्टन शुभांशु शुक्ला, और उनके साथ मिशन एक्सियोम 4 पर जो बाकी 3 जो अंतरिक्ष यात्री गए थे, वो भी धरती पर लौट रहे हैं। भारतीय समय के अनुसार आज शाम 4:30 बजे अनडॉकिंग का प्रोसेस पूरा हुआ। अनडॉकिंग का मतलब है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जो अंतरराष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है, उससे ये जो स्पेस क्राफ्ट है, ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट, वो उससे अलग हो गया। और इसके बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग होकर स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट धरती की ओर उड़ चला है। आज शाम 4:30 बजे शुरू हुई चारों अंतरिक्ष यात्रियों की धरती वापसी की यात्रा 22.5 घंटे की होने वाली। तय प्लान के मुताबिक कल दोपहर 3 बजे अमेरिका में कैलिफोर्निया के पास प्रशांत महासागर में ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का कैप्सूल लैंड करेगा, और जिस कैप्सूल में
चारों अंतरिक्ष यात्री हैं वो सीधे समंदर में उतरेगा। कैसे उतरेगा उसकी तस्वीरें एक हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक एनिमेटेड वीडियो के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये स्प्लैश डाउन कैसे होगा जब ये न्यूयॉर्क के पास से जब जो कैप्सूल है जब उतरेगा तो कैसे उसके पहले उस पर पैराशूट खुल जाएंगे और वो आसानी से धीरे से समंदर में उतर जाएगा। उसके बाद उसे वहां एक बड़ी बोट के जरिए या स्टीमर के जरिए उसे तट तक लाया जाएगा। तो ये जो सारी प्रक्रिया है अगले 22.5 घंटे दम साध कर पूरी दुनिया, नासा के साथ साथ इसरो के साथ साथ पूरी दुनिया इस पूरे सफर पर बारीकी से और बहुत गौर से एक तरीके से निगाह टिकाए हुए है। लेकिन इसमें जो इस पूरे सफर में स्पेस एक्स ड्रैगन की जो धरती वापसी की यात्रा होने वाली है, इसमें 3 बड़ी अग्नि परीक्षा क्या है और वो क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों उसको लेकर के एक तरीके से दम साध कर दुनिया उसका इंतजार कर रही है, ये तो हम आपको बताएंगे ही। ये भी बताएंगे कि भारत के लिए अंतरिक्ष में नया इतिहास रचने वाले शुभांशु शुक्ला के लिए अगला 1 हफ्ता कैसे एक अग्नि परीक्षा की तरह गुजरने वाला है। देश का मूड मीटर में आज इन दोनों चीजों के बारे में पड़ताल करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको यह दिखाता हूं कि आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ड्रैगन क्राफ्ट की अनडॉकिंग किस तरीके से हुई। ये प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण थी और क्यों इसे बेहद सावधानी से पूरा करना था, जरा इसको भी समझिए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती से 500 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में है और 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धरती के चक्कर लगा रहा है। 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे जुड़ने के बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भी इसी रफ्तार से अंतरिक्ष में घूम रहा था। अब जरा इस स्पीड का आकलन कीजिए। 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या होता है? जो पिस्टल से फायर किया गया बुलेट है ना, उसकी रफ्तार 1200 किलोमीटर प्रति घंटे होती है और जो मशीन गन से जो गोली निकलती है उसकी रफ्तार 4000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और इस स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार कितनी है? 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ये स्पेसक्राफ्ट जो यूं कहिए कि स्पेस स्टेशन और स्पेसक्राफ्ट मशीन गन की गोली से करीब 7 गुना ज्यादा रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर लगा रही है। आप इस रफ्तार का सिर्फ आकलन कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। इसे एक तरीके से समझ पाना कि इतनी रफ्तार से कोई चीज कैसे घूम सकती है, कैसे चल सकती है, एक बारगी समझना समझ से परे है। ऐसे में आप सोचिए कि जो अनडॉकिंग यानी कि स्पेस स्टेशन से स्पेस एक्स ड्रैगन के अलग होने की जो प्रक्रिया है, उसके दौरान तेज झटका लगने और स्पेसक्राफ्ट की दिशा के भटकने का खतरा बना हुआ था। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ने अनडॉकिंग का प्रोसेस तो आसानी से पूरा कर लिया, लेकिन धरती पर सेफ लैंडिंग से पहले उसकी 3 अग्नि परीक्षा अगले 22 घंटों में होनी है। पहली बड़ी परीक्षा तब होगी जब ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट धरती के वातावरण में एंट्री करेगा, जिसको री एंट्री कहा जाता है। तब उसकी रफ्तार 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। यानी कि जो अंतरिक्ष में जिस रफ्तार से वो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा था उससे मात्र 1000 किलोमीटर कम। और यह रफ्तार कितनी ज्यादा है इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इस तेज रफ्तार से वायुमंडल में जो मौजूद गैसों के साथ ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का बहुत तेज घर्षण होता है और इसकी वजह से उसकी सतह का टेम्परेचर 1600 डिग्री सेंटीग्रेड से 1900 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। और यह इतना बड़ा तापमान है, इतना ऊंचा तापमान है जिसमें लोहा भी पिघलकर पानी जैसा तरल बन जाता है। इसीलिए यह ड्रैगन एयरक्राफ्ट की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा कहा जा रहा है। और यह वाकई अग्नि परीक्षा ही है, क्योंकि उस समझिए कि आप 2000 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर से होकर गुजरना, यह अपने आप में इससे बड़ी अग्नि परीक्षा क्या होगी। यह उस हीट शील्ड की अग्नि परीक्षा है जिसे खास तौर से स्पेसक्राफ्ट के चारों ओर लगाया जाता है। और आपको याद होगा कि जो कल्पना चावला अंतरिक्ष से धरती पर वापस लौटते समय हादसे का शिकार हो गई थी, असल में वो इसी फेज में हुआ था जिसको री एंट्री कहा जाता है। जब अंतरिक्ष से जो स्पेसक्राफ्ट है वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो घर्षण की वजह से उसका जो अगला हिस्सा है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जिस स्पेसक्राफ्ट में कल्पना चावला वापस लौट रही थी उसमें एक जिसको कि आप थर्मल रेजिस्टेंट टाइल है
जो एक खास तरह की शील्ड उसके ऊपर लगाई गई है, उसकी एक टाइल टूट गई थी और उस टाइल्स के टूटने की वजह से वो जो पूरा स्पेसक्राफ्ट है वो नष्ट हो गया था, जिसमें कि कल्पना चावला की मौत हो गई थी। इसीलिए समझिए कि ये जो री एंट्री का चरण है, री एंट्री का जो पूरा प्रोसेस है, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और वो सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। इस अग्नि परीक्षा को सफलतापूर्वक पार कर लेने के बाद स्पेसक्राफ्ट की स्पीड कम की जाएगी। ये उसकी दूसरी अग्नि परीक्षा है। इसके लिए उसका पैरासूट खोला जाएगा और फिर तीसरी जो अग्नि परीक्षा है वो समंदर में उतरने के दौरान होती है, जब स्पेसक्राफ्ट की स्प्लैशिंग के लिए पैरासूट का फाइनल तरीके से उसका खुलना होता है। उसके 2-3 लेयर जो होते हैं वो जब खुलते हैं, वो एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि इन तीनों लेयरों में से कहीं में भी गड़बड़ी हुई तो एक बड़ी खतरनाक स्थिति बन सकती है। और कैसे बड़ा नुकसान हो सकता है, इसको जरा समझिए। 1986 में धरती के वातावरण में एंट्री करते समय चैलेंजर एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें यान में मौजूद सभी 7 लोगों की मौत हो गई थी। इसी साल 2003 में इसी तरीके से 2003 में अंतरिक्ष यान कोलंबिया हादसे का शिकार हो गया था, जिसमें हमने आपको बताया कि कल्पना चावला अंतरिक्ष से लौट रही थी। तो इन सब चुनौतियों के बीच इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कैप्टन शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम को जिस तरह विदाई दी गई, वो तस्वीरें भी बहुत दिलचस्प है, जरा देखिए। शुभांशु समेत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद सभी 8 एस्ट्रोनॉट ने कैसे इसे सेलिब्रेट किया, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अलग अलग अंदाज में फोटो खींचे गए, वीडियो बनाए गए, जिसमें स्पेस का जीरो ग्रेविटी वाले माहौल में उसकी बहुत अलग और दिलचस्प तस्वीरें दिख रही है। तस्वीरों में आप जरा देखिए कि किस तरीके से माइक्रो ग्रेविटी में, जीरो ग्रेविटी तो नहीं कहेंगे लेकिन माइक्रो ग्रेविटी में कोई कैसे रहना होता है और किस तरह की तस्वीर आती है, वो जरा उसकी तस्वीरें आप गौर से देखिए। विदाई के इस मौके पर शुभांशु शुक्ला ने क्या कहा, कैसे तरक्की की राह पर बढ़ते भारत का जिक्र उन्होंने किया। तो शुभांशु समेत चारों एस्ट्रोनॉट्स की धरती पर वापसी का सबको बेसब्री से इंतजार है, लेकिन उनकी अग्नि परीक्षा एक तरीके से यहीं खत्म नहीं होने वाली है। धरती पर वापसी के बाद वो 7 दिन तक पुनर्वास प्रक्रिया से गुजरेंगे। खास तौर से जो रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाए जाते हैं और वो फ्लाइट सर्जन की निगरानी में बाकायदा 7 दिन तक रहेंगे। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल शरीर को दोबारा से ढालने के लिए इस पुनर्वास प्रक्रिया या रिहैबिलिटेशन की प्रक्रिया का पूरा किया जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं के बराबर होता है। माइक्रोग्रेविटी का एक तरीके से कंडीशन होता है, उसमें जो आदमी का शरीर है उसका व्यवहार, उसमें बदलाव आ जाता है। ऐसे में धरती के वातावरण में आने के बाद ब्लड प्रेशर से लेकर ऑक्सीजन के लेवल और हार्मोन में भी कई तरह के बदलाव दिखते हैं। इन सब को सामान्य करने के लिए रिहैबिलिटेशन की इस प्रक्रिया से गुजरना जरूरी होता है। ये बदलाव अगर डॉक्टरों की देखरेख में नहीं हो या झटके से हो तो कई बार खतरनाक हो सकता है, यहां तक कि जानलेवा भी हो सकता है। इसीलिए 7 दिनों का समय शुभांशु को डॉक्टरों की देखरेख में गुजारना होगा और इसके बाद वो नए अंदाज में दुनिया के सामने आएंगे और भारत का जो अगला मिशन है, गगनयान मिशन है, वो उसके लिए तैयारियों में जुट जाएंगे। तो देश का मूड मीटर में वक्त है अगली स्टोरी का और आपको यह बताने का कि क्या सच में समोसे जलेबी की जो आपकी लत है उसमें सिगरेट जैसा रिस्क है। समोसा और जलेबी नॉर्थ इंडिया में शायद ही ऐसा कोई कोना होगा जहां ये मिलता ना हो। नाश्ते की बात हो तो समोसा जलेबी, खुशी का कोई मौका हो तो स्वाद के लिए सबसे पहले समोसा जलेबी मंगवाया जाता है। नमकीन समोसा और उसके बाद मीठी जलेबी, कॉम्बिनेशन ही कुछ ऐसा है कि ज्यादातर लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। और अभी जिस समय हम आपके सामने देश के मूड मीटर में आपके सामने हूं, ये जो वक्त होता है खास तौर से लोग मिठाई के दुकानों के सामने शाम के समय समोसा और जलेबी के लिए कतार में खड़े दिखते हैं। तो उन सब के लिए ये जो आज की खबर है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समोसे जलेबी के शौकीनों को अपना शौक पूरा करने के पहले एक वार्निंग को गौर से देखना चाहिए।
ठीक वैसी वार्निंग जैसा सिगरेट के डिब्बे पे छपा होता है। आप हैरान हो जाएंगे कि ये क्या क्या बातें कह रहा हूं मैं, लेकिन जरा जो मैं कहने जा रहा हूं आगे उसको गौर से सुनिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर के सभी केंद्रीय संस्थानों, जिसमें नागपुर का एम्स भी शामिल है, यह निर्देश दिया है कि वो ऑयल और शुगर बोर्ड लगाएं जिस पर नाश्ते में छिपे हुए फैट और शुगर की मात्रा के बारे में साफ साफ लिखा हो। यानी जंक फूड को भी तंबाकू जैसा गंभीर खतरे के तौर पे बताया जाए, दिखाया जाए। ये बोर्ड सरकारी संस्थाओं में एक सटीक चेतावनी की तरह काम करेंगे, जो लोगों को ये बताने के लिए लगाए जाएंगे कि जिन फूड आइटम्स को अपने कल्चर का या अपनी आदत का हिस्सा मानते हैं उसमें कितना फैट और कितना शुगर मौजूद है। कैफेटेरिया के साथ साथ सार्वजनिक जगहों पर ऐसे चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे और कहा जा रहा है कि सिर्फ समोसा और जलेबी नहीं, बल्कि जांच के दायरे में अब लड्डू, बड़ा पाव और पकोड़े भी आ जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार देश में बढ़ते मोटापे पर गंभीर चिंता जता चुका है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2050 तक भारत में 44.9 करोड़ लोग यानी कि 50 करोड़ लोग ओवरवेट होंगे, जो खतरे की एक बड़ी घंटी है, क्योंकि मोटापा कई तरह की बीमारियों की जड़ है। आज शहरों में हर 5 में से एक व्यक्ति मोटापे का शिकार है। डॉक्टरों और हेल्थ एक्सपर्ट की यह राय है कि यह कदम डायबिटीज, हार्ट डिजीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों के खिलाफ एक अभियान का हिस्सा है, जो सीधे तौर पर खाने की आदतों से जुड़ा हुआ है। अगर आपको भी चटपटे समोसे बहुत पसंद है, उसके साथ गरम गरम जलेबियां या फिर कोल्ड ड्रिंक, तो आप जरा रुकिए, सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके सेहत के लिए ये खतरनाक हो सकते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने अब एडवाइजरी जारी किया है कि जो फ्राइड आइटम्स बाहर मार्केट में मिलते हैं, जिसका सेवन आप कर रहे हैं, उस पर अब लेबलिंग की जाएगी, ताकि जानकारी मिल सके कि उस फूड में कितना ज्यादा नमक या चीनी का इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि जो नई रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह कहा जा रहा है कि 2050 तक 45 करोड़ भारतीय मोटापे के शिकार होंगे। इसके साथ ही आईसीएमआर की जो नई रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि भारतीय 8 से 10 ग्राम नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उनके सेहत के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि WHO ये कहता है कि 5 ग्राम से ज्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए आने वाले समय में अब सरकार की तरफ से यह एडवाइजरी जारी की गई है कि जो खाद्य पदार्थ मार्केट में मिलेंगे, जिस तरह से समोसे हो या फिर कोई भी फ्राइड आइटम, उस पे लेबलिंग की जाएगी, ताकि व्यक्तियों को पता रहे कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि समोसे और जलेबियों को सिगरेट की तरह खतरनाक बता रहा है ये रिपोर्ट। क्योंकि अमूमन देश में अगर बात करें तो लोग 2 से 3 समोसे खाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि एक समोसे में करीब 250 से 300 कैलोरीज होती हैं, और अगर वो 2 से 3 समोसे खाते हैं तो पूरे दिन की कैलोरी उन्हें समोसे से ही मिल जाएगी। लेकिन जो खतरनाक तो है आपके सेहत के साथ, लेकिन आने वाले समय में हार्ट संबंधी दिक्कतें, किडनी से संबंधित समस्याएं आपको हो सकती है। इसलिए अगर आप फ्राइड खाने के शौकीन हैं तो थोड़ा सावधानी बरतें और डॉक्टर्स के कहे अनुसार जरूरत से ज्यादा नमक का भी इस्तेमाल खाने में ना करें। तो इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई मंचों से मोटापे की बढ़ती समस्या को लेकर चिंता जताते रहे हैं। उन्होंने खाने के तेल में कटौती की सलाह दी है और इसी क्रम में यह नया कदम भी काफी सराहा जा रहा है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस पर पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया था कि व्यक्तिगत फिटनेस बनाए रखना विकसित भारत में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा, क्योंकि जो अगर लोग फिट नहीं हैं, लोग तंदुरुस्त नहीं हैं, तो ये देश कैसे स्वस्थ होगा, और जब देश स्वस्थ नहीं होगा तो देश का विकास कैसे होगा। उन्होंने आह्वान किया था कि हम सभी को अपने खाने के तेल में कम से कम 10% की कटौती करनी चाहिए। यह मोटापा कम करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा। एक बार प्रधानमंत्री मोदी के को जरा सुनिए, माफ करिएगा, इससे जुड़े एक्सपर्ट की बाइट को सुनिए जरा। एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं जरा एक बार सुनिए। भारत के अंदर अगर हम खाने के अंदर देखें तो चाहे हमारा वो ट्रेडिशनल खाना हो या हम बाहर की जंक फूड की बात करें, सॉल्ट की मात्रा काफी ज्यादा होती है, नमक की मात्रा, सोडियम की मात्रा ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर
वाटर रिटेंशन होता है, पानी की मात्रा बढ़ जाती है। और जैसा हम देखें कि ज्यादा सोडियम इंटेक और आपका नमक की मात्रा ज्यादा होने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर इफेक्ट होता है, हार्ट और किडनी के ऊपर भी असर पड़ता है। और जैसा कि 5 ग्राम आपका रिकमेंडेड नमक आप डेली ले सकते हैं, पर हमारे खाने के अंदर उससे 3 गुना ज्यादा नमक का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हम देखें कि खाने के साथ हम टेबल सॉल्ट का इस्तेमाल, अलग से नमक का हम इस्तेमाल करते हैं, पापड़ या अचार का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बच्चों के अंदर जैसा देखें कि केचप हो गया, सॉसेस हो गया, इनके अंदर हिडन सॉल्ट होता है, मतलब खाने में आपको ये मीठा लग रहा है पर इसके अंदर भी नमक काफी ज्यादा होता है। तो आप जो खाना खाते हैं उसमें इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि उसमें कितना नमक, कितना चीनी है और कितना फैट है, क्योंकि एक लिमिट से ज्यादा चीनी, एक लिमिट से ज्यादा नमक और जरूरत से ज्यादा फैट, ये तीनों आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। और जिस तरह की लाइफस्टाइल डिजीज आज की तारीख में बढ़ती जा रही है, उससे सारे एक्सपर्ट कहते हैं कि भाई आपको खाने में इन तीनों चीजों को कम करना है, तभी आप लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे। और जो फिटनेस के लिए जरूरी है कि आप उम्र के साथ इन सब चीजों का ज्यादा ध्यान रखें और अपने खाने में ऐसी चीजों को कम करें ताकि आप लंबे समय तक स्वस्थ रहें और अच्छा जीवन जी सकें। तो आज देश का मूड मीटर में वक्त इतना ही था। मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार देखिए प्रतिशोध, मेजर गौरव आर्या और दिनेश गौतम के साथ।